वास्तव में दिल्ली के मुस्लिम राज्य में स्थायी रूप से सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना करने वाला शासक अकबर ही है। अकबर से पूर्व इस तरीके की सुदृढ़ व्यवस्था का एक छोटा प्रयास केवल शेर शाह सूर द्वारा किया गया था, जो कि अफगान था। लेकिन अकबर के समय के बाद वास्तव में कमोबेश अकबर द्वारा स्थापित की गई प्रशासनिक व्यवस्था, जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक उसने एक नेटवर्क, यानी कि केंद्रीय शासन से लेकर और ग्राम स्तर तक जो नेटवर्क स्थापित किया, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुगल साम्राज्य के लिए। और उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने कमोबेश उसका ही अनुसरण किया और उसी रास्ते पर चलने का प्रयास किया। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के कार्यों में अंतर आया हो, उनके नाम पदनाम में अंतर आया हो, लेकिन जो नेटवर्क उसने ऊपर से नीचे तक बनाया वो किसी मुस्लिम राज्य में या भारत के मुस्लिम राज्य में एक असाधारण उपलब्धि थी अकबर के लिए और बाद के मुगल सम्राटों के लिए। तो अकबर के अगर सबसे ऊपर बात करें कि केंद्रीय सरकार में सबसे बड़ा व्यक्तित्व कौन है, तो वह स्वयं अकबर है। अकबर ने अपने को एक तरीके से जिल्ले इल्लाह, ईश्वर की प्रतिछाया के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। और जो अबुल फजल है, जिसने अकबरनामा लिखा है, अकबर के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की है, तो अबुल फजल कहता भी है कि वास्तव में केवल सर्वशक्तिमान शासक का होना आवश्यक तो है ही, साथ ही सर्व स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाना आवश्यक है जिसके द्वारा हिंदू भी उसको अपना सम्राट या शासक स्वीकार करें। इस तरीके का व्यवहार उसने अपने संपूर्ण 50 वर्षों के शासनकाल में किया और प्रशासन को इतना चुस्त दुरुस्त बनाया कि बहुत लंबे समय तक उसकी केवल पुनरावृत्ति होती गई। कुछ अंतर जरूर बाद के शासकों ने किया होगा। तो अकबर की जो स्थिति है, एक तो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसी में निहित हैं, स्वेच्छाचारी है, उसके जो मंत्री हैं वो केवल एक सलाहकार के रूप में है या उसको वो जैसी सुविधा देना चाहे। कई बार मंत्री स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में भी कार्य करते हैं, बैरम खान जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं, कि वो निर्भर था अकबर के ऊपर कि वह कितनी स्वतंत्रता अपने किस मंत्री को देता है। तो सर्वशक्तिमान, स्वेच्छाचारी, उदारता का परिचय दिया। उसकी जो लिबरल पॉलिसी है, वो हिंदुओं के प्रति उसकी जो नीति है वो उसके कार्य व्यवहार में ही दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से राजपूतों के साथ उसने संबंध स्थापित किया, जो उसकी धार्मिक नीति है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी उस पर, जो धार्मिक उदारवाद की नीति है, उसके प्रशासन पर भी दिखाई पड़ती है। और हिंदुओं को करीब लाने का जो प्रयास किया था, इससे जो कट्टर इस्लाम के मानने वाले उलेमा हैं या जो कट्टर मुसलमान है, वो इस चीज से सहमत नहीं होते थे। लेकिन कई बार उनको बहुत बुरी तरीके से अकबर ने अपनी नीतियों के अनुपालन में अड़ंगेबाजी करने पर दबाया भी। तो उसको ये ऐसा लगा कि मैं दबा भी सकता हूं इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है अपनी प्रशासन को इस तरीके से उदार बनाने में। और बड़ी दृढ़ता के साथ अपने प्रशासन को उसने चलाने का प्रयास किया। राज्य का प्रमुख वही है, हेड ऑफ द स्टेट वही है, सेनाओं का कमांडर इन चीफ वही है, और न्याय का आदि स्रोत वही है, यानी सुप्रीम कोर्ट वही है। सब कुछ उसी के अंतर्गत निहित है। यह कार्य करने के लिए महजर सितंबर 1579 में लागू किया। इसके द्वारा जो उलेमा है और धार्मिक लोग हैं, उनके भी निर्णय करने की शक्ति, यानी दो पक्ष अगर हैं और दोनों में निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो अंतिम न्यायाधीश अकबर स्वयं है। लेकिन उसके साथ यह प्रतिबंध था कि उसे कुरान सम्मत न्याय करना होता था, कुरान के आयतों का उल्लेख अपने न्याय में करना होता था। यह प्रतिबंध था, यानी इतनी स्वच्छंदता नहीं थी कि धर्म से या अपने धर्म ग्रंथ से ऊपर चला जाए। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, इनसे वो सबसे ऊपर था, और वो भी अगर कोई निर्णय नहीं दे पाते तो वो निर्णय करने का अधिकारी था। तो उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पर जो अधिकारी था, मंत्री था, उसे वकील, और कई बार वकील मुतलक कहते थे, वो प्रधानमंत्री है। केंद्रीय सरकार में सारे विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। बैरम खां के बाद ये वित्त संबंधी अधिकार ले लिए गए और दीवान या वजीर की भूमिका भी स्थापित कर दी गई। लेकिन बैरम खां के समय तक जो वकील या वकील मुतलक है, प्रधानमंत्री है, वो केंद्र के सारे विभागों का अध्यक्ष, यानी सर्वोपरि वही हुआ करता था। वही सबका मार्गदर्शन करता था और नीति निर्देश देता था अकबर के कहने पर। फिर तीसरा मंत्री होता था दीवान या वजीर। ये वित्त मंत्री होता था, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह। दीवान, कई बार उसको वजीर भी कहते थे। और पहला
जो दीवान था मुजफ्फर खां था। मुजफ्फर खां बड़ा योग्य और लर्नेड आदमी था। अकबर का पहला दीवान मुजफ्फर खां, फिर टोडरमल और फिर शाह मंसूर। फिर उसके नीचे दीवाने खालसा उसके सहयोगी हुआ करते थे। दीवान या वजीर को सहयोग देने के लिए दीवाने खालसा, दीवाने जागीर, साहिब तौजीह या सेना संबंधी कार्य करता था। और उसके बाद दीवाने वयूतूत यानी कारखानों का हिसाब रखने वाला। फिर मुशरफे खजाना, मुशरफे खजाना जो है सरकारी खजाने का प्रबंध या दीवान के नियंत्रण में रहता था, मुशरफे खजाना, और ये सब कार्य करता था। फिर उसके नीचे कार्यालय में मुनीम, लेखक और चपरासी हुआ करते थे। तो तीसरा कार्यालय था दीवाने वजीर का। फिर चौथा जो मंत्री होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी, बख्शी शब्द का अर्थ होता, संस्कृत शब्द अर्थ में जाए तो इसका अर्थ होता भिक्षु। ये दीवाने आरिज जैसा, सेना मंत्री जैसा, जिस सल्तनत काल में आरिज मुमालिक हुआ करता था, वही भूमिका मीर बख्शी की होती थी। मीर बख्शी मनसबदारों का, जो सेना में कार्य करने वाले लोग या सेना में जो मनसबदार इस व्यवस्था उससे लागू की थी, फिर जात पद सरदार पद लागू किया था, तो उसके जो है उनका रिकॉर्ड रखने का कार्य जो है मीर बख्शी के कार्यालय को होता था। ये बख्शी जो है दीवाने आरिज जैसा होता था, यानी कि सेना मंत्री की तरह होता था। एक पद और होता था सदरुस सदर। ये पांचवा मंत्री था प्रमुख सदर। प्रमुख सदर के 3 कार्य थे। सदरुस सदर के अकबर के प्रशासन में 3 कार्य थे। सम्राट का यानी अकबर का ये धार्मिक सलाहकार था। शाही दान पुण्य इसी के नियंत्रण में था। और साम्राज्य का प्रधान न्यायाधीश था। तो यह कार्य था सदरुस सदर के कार्यालय का, जो प्रमुख सदर हुआ करता था। फिर एक और मंत्री होता था केंद्र सरकार में मीर सामा। ये शाही राजमहल के हारम, रसोई, रक्षक, ये कारखानों का भी की देखभाल करने का कार्य होता था मीर सामा का। तो इस तरीके से हम आप देखते हैं कि किस तरीके से केंद्र में 6 मंत्री इसके समय में जो है कार्य कर रहे थे। फिर प्रांत, उसके बाद की इकाई जो है प्रांत है। तो 602 की बात है, प्रांतों को सूबे के नाम से जाना जाता था। सूबे में जो है 602 ईस्वी में 15 सूबों की चर्चा की जाती है। इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, सुल्तान, मालवा, बरार, खानदेश, अहमद, यानी कुछ लगभग संपूर्ण देश में विस्तार हो चुका था। कश्मीर व कांधार काबुल प्रांत के अंतर्गत के जिले के अंतर्गत सरकारी थी। सिंध जो है उस समय उसका थट्टा कहा जाता था और मुल्तान का एक जिला था। दक्षिण में भी खानदेश, बरार और अहमदनगर ये राज्य थे। तो संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरीके से उसकी प्रांतीय व्यवस्था फैली हुई थी। प्रांत का जो प्रमुख होता था, यानी सूबे का जो प्रमुख होता था, उसे सिपा सालार कहते थे। सिपा सालार के नीचे दीवान होता था, इक्विवेलेंट टू वित्त मंत्री, यानी प्रांत का जो वित्त मंत्री होता था। फिर उसके बाद होता था सदर और काजी। इसमें इसका कार्य था सदर और काजी का वजीफा, जागीर, न्याय। फिर उसका जो प्रांतीय बख्शी होता था, उसका अधिकारी, उसके नीचे का उसका सेना भर्ती का कार्य था। संगठन, नियंत्रण, कार्य में तेजी आवे, इसका कार्य करता था। फिर एक अन्य अधिकारी सूबे में होता था वाकया नवीस। ये कभी कभी मीर बख्शी ही वाकया नवीस हो जाता था। वाकया नवीस का कभी कभी विशेष पद नहीं होता था, अलग से पद नहीं दिया जाता था, तो मीर प्रांतीय बख्शी ही वाकया नवीस का कार्य करता था। ये संवाद लेखकों की नियुक्ति करना, कभी कभी प्रतिदिन की रिपोर्टें तैयार कर केंद्र में भेजना, गुप्तचरों सभी के कार्यालयों में, यानी प्रांत के सिपा सालार से लेकर जो है प्रांत बख्शी और सदर तक के कार्यालयों में गुप्तचरों की नियुक्ति का कार्य इसको दिया जाता था। फिर एक पद था कोतवाल का। कोतवाल जो है वास्तव में सूबे के यानी प्रांत के सभी जो जिले हैं कह सकते हैं, या जो थाने हैं, थानों का जो सर्वोच्च प्रबंधक है वो कोतवाल होता था। सुरक्षा, शांति, सुव्यवस्था, जिस तरीके से आज भी कोतवालों को जो है इंस्पेक्टर्स को जो जिम्मेदारी दी जाती है वही थी। एक और पदाधिकारी था मीर बहर। प्रांतों में ये नाव, पुलों की चुंगी, बंदरगाहों पर कर वसूली, ये सब कार्य था। तो ये प्रांतों की व्यवस्था इस तरीके से थी। फिर आते हैं हम उसके बाद की इकाई जो है प्रांत के बाद, पहले केंद्रीय सरकार, फिर प्रांत, फिर जिले में, जिले को कहते थे सरकार। और जो फौजदार नाम का पदाधिकारी होता था वो जिले का प्रमुख होता था। आप कह सकते हो जिलाधिकारी, तो जिलाधिकारी था फौजदार। फौजदार के अलावा एक पद था अमल गुजार का, जो रेवेन्यू संबंधी कलेक्शन, मुख्य राजस्व अधिकारी जिसे हुआ करते हैं। अब तो सीडीओ जो है मुख्य विकास अधिकारी, मर्ज कर दिया गया सब पद। तो जो है माल गुजारी संबंधी, डीएम का जो पद है वर्तमान में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्शन का भी अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, तो सारा मिला दिया गया है। लेकिन उस समय अमल गुजार जो है माल गुजारी का, यानी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के संबंध में हिसाब किताब
एक पद और था बिदिक्ची का। बिदिक्ची शब्द है तुर्की शब्द है, इसका अर्थ होता है लेखक। तो बिदिक्ची का काम जमीन की किस्म, उसके आंकड़े रखना, ये सब कार्य था। फिर एक पद था खजानदार का। जिले में जो खजांची होता था, यानी कि पैसे का, आप ट्रेजरी कार्यालय आप कह सकते हैं, कोषागार जिसे होता है, उसी तरीके से खजांची जो है खजानदार हुआ करता था, जैसे कोषाधिकारी होते हैं आज भी जिले में जो है आधुनिक व्यवस्था में, तो वह कार्य जिले में था। फिर उसके नीचे का कि यूनिट जो इकाई है, जिले के नीचे की यूनिट है, उसको कहते थे परगना या महाल। तो परगने का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे शिकदार। शिकदार जो है परगने का प्रमुख, प्रबंधक यानी सामान्य प्रशासन देखना, ये सब कार्य था। फिर एक अधिकारी था आमिल। आमिल को मुंसिफ भी कई बार कहते हैं। उसका काम था मालगुजारी। जो खजांची था, जो जिले में जिसे खजांची को खजानदार कहते थे, वैसे परगने में फौतदार कहा जाता था, वो खजांची होता था। फिर कानूनगो होते थे। कानूनगो पटवारियों पर नियंत्रण करता था, और जो जमीनों के भेद प्रभेद और उन पर नियंत्रण करना, आज भी जैसे कानूनगो लेखपाल के ऊपर कानूनगो, तो वही हाल कानूनगो, उसके नीचे पटवारी। और पटवारी का कार्य था कि सारे भेद प्रभेद और सबको जो है मैनेज करना, पटवारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। और वह जो अबुल फजल कहता है कि जो परगने की आय थी उसका 1% वो अपनी इनकम के रूप में लेता था। अबुल फजल उसको कृषकों का आश्रय कहते हैं, कृषकों का मुख्य आश्रय वही है। तो इस तरीके से हम परगने की बात करेंगे। परगने की बात मैंने की। उसके बाद म्युनिसिपल प्रशासन यानी कि नगर पालिकाओं का भी एक रूप उस समय दिखाई पड़ता है। नगरों की सफाई का प्रबंध जो कोतवाल है उसके अंतर्गत है। शहर की सुरक्षा, बाजार पर नियंत्रण और अनाचारों पर रोकथाम, बूचड़ खाने, यानी कि आप आधुनिक नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं में जो कार्य अधिशासी अधिकारी का होता है, बड़ी नगर पालिका या छोटी नगर पालिका, ईओ होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उस तरीके की नियुक्तियां। फिर ग्राम स्तर पर जो हिंदू काल से परंपरा चली आई थी, ग्रामों का जिस तरीके से चौधरी द्वारा, इन लोगों द्वारा जो हिंदू पदाधिकारी थे, वो सब प्रणाली उस किसी न किसी रूप में लागू रही। और ग्राम पंचायतों के स्तर पर भी जो है एक प्रशासनिक जो है सुदृढ़ता दिखाई पड़ती है, एक नेटवर्क तो कह सकते हैं। ग्राम से लेकर और केंद्र सरकार बादशाह तक एक निश्चित कार्य व्यवस्था, जिनके कर्तव्य, जिनके अधिकार, जिनका सब कुछ निर्धारित था। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आपको करना क्या है। दिल्ली सुल्तानों के समय में आपने देखा है कि किस तरीके से अव्यवस्था कायम रही है। कोई सर्टेनिटी नहीं है, कर संबंधी कोई नीति नहीं है, कि कोई अधिकार निश्चित नहीं है कि एक शासक आया, पदाधिकारी बदल गए, पदों के नाम बदल गए, उनके कर्तव्य बदल गए। यानी रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं, एक विधि के शासन की स्थापना अकबर के समय से शुरू होती है, जिसमें योग्यता के अनुसार हिंदू पदाधिकारियों को भी अवसर दिया गया अपनी योग्यता के प्रदर्शन का। यह शायद पहली बार था, क्योंकि इससे पहले जो है इतने अधिकार या इतना जो है विशेषाधिकार या इतना योग्यता का प्रदर्शन हिंदू पदाधिकारी अन्य मुस्लिम शासकों के समय में नहीं कर पाए थे। तो एक परंपरा उसने स्थापित की कि बाद के समय के जो भी शासक हुए, हिंदुओं पर विश्वास किया और प्रशासन में बहुत बड़ा योगदान उसे लिया। तो ये आप कह सकते हैं कि 4-5 श्रेणी में उसका संपूर्ण प्रशासन अकबर का विभाजित था। तो ये है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। धन्यवाद।